नमस्कार दोस्तों। कल आपने प्रयोगशाला विधि पढ़ी, आज हम उससे आगे शुरू करते हैं समस्या समाधान विधि। सबसे पहले दोस्तों यहाँ अपन बात करेंगे कि समस्या का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों शिक्षण में समस्या का अर्थ है वो अनुत्तरित प्रश्न या प्रकरण होता है। तो कहने का मतलब शिक्षण या अध्यापन में समस्या अनुत्तरित प्रश्न या प्रकरण को कहा जाता है। और दोस्तों इसे अनुत्तरित प्रश्न का हल ढूंढना, एक ऐसा प्रश्न जिसका छात्र के पास जिसका जवाब छात्र को ढूंढना है, उस जवाब को ढूंढना, उस अनुत्तरित प्रश्न का हल खोजना ही दोस्तों समस्या समाधान कहलाता है। फिर उसके बाद बात आती है कि समस्या समाधान की ऊपर सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम विचार। तो याद रखें दोस्तों, समस्या समाधान पर सबसे पहले विचार यूनानी दार्शनिक सुकरात ने प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम इससे संबंधित विचार प्रस्तुत करने वाला विद्वान तो जवाब होगा दोस्तों सुकरात। लेकिन यदि अपन बात करें कि समस्या समाधान विधि के वास्तविक प्रतिपादक कौन हैं, या इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस समस्या समाधान विधि में किनकी रही है, तो दोस्तों जवाब होगा गेस्टाल्टवादियों की। समस्या समाधान विधि के वास्तविक प्रतिपादक हैं वो गेस्टाल्टवादियों को माना जाता है। और जैसा आपको पता है गेस्टाल्टवादियों में तीन नाम प्रमुख होते हैं। एक आपका वर्दीमर, एक होता है दोस्तों कोहलर, और एक होता है कोफका। तो इनको इस विधि के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जाता है। दोबारा देखें यहाँ तक, समस्या समाधान में समस्या का अभिप्राय दोस्तों अनुत्तरित प्रश्न या प्रकरण होता है। समस्या समाधान का सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने वाला विद्वान कौन है, तो दोस्तों जवाब होगा यूनानी दार्शनिक सुकरात है। इस विधि के वास्तविक प्रतिपादक किनको माना जाता है या किस संप्रदाय को माना जाता है, तो दोस्तों वो गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादियों को इसके वास्तविक प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। अब बात आती है कि समस्या समाधान विधि की एक सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों समस्या समाधान वो विधि है जिसमें सबसे पहले अध्यापक अपने अनुभव के आधार पर, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों के सामने अनुत्तरित प्रश्न के रूप में समस्या प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले तो अध्यापक क्या करेगा दोस्तों, छात्रों के सम्मुख समस्या प्रस्तुत करता है। और उसके बाद छात्र है ना, वो अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार, छात्र अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब एक ऐसी शिक्षण विधि जिसमें अध्यापक अपने अनुभव व पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु से संबंधित समस्या छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। फिर छात्र अपने क्षमता व योग्यता के अनुसार समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि सामान्यतः हमारे द्वारा समस्या समाधान के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य तौर पर हम समस्या समाधान है वो प्रयत्न व भूल पद्धति से करते हैं। सामान्यतः
हम समस्या का समाधान किस पद्धति से करते हैं, तो जवाब होगा दोस्तों प्रयत्न व भूल पद्धति से करते हैं। लेकिन याद रखना यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि अगर प्रयत्न व भूल पद्धति समस्या समाधान के लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर समस्या का समाधान किस विधि से होना चाहिए, तो दोस्तों अपना जवाब होगा विमर्शी चिंतन के द्वारा होना चाहिए। समस्या समाधान के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि है, जो पद्धति है, वो किसको मान सकते हो आप, विमर्शी चिंतन को। अब जहन में प्रश्न आ रहा है कि सर प्रयत्न व भूल पद्धति तो उपयुक्त नहीं है, जबकि आप कह रहे हैं कि विमर्शी चिंतन उपयुक्त है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों प्रयत्न व भूल पद्धति में अपन जो समस्या के समाधान के लिए जो तथ्य व सूचनाएं एकत्रित करते हैं वो गलत भी होती है ना, तो हम उन गलत सूचनाओं को त्याग पाने का साहस नहीं कर पाते, जबकि विमर्शी चिंतन में उन गलत तथ्यों व सूचनाओं को त्यागने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात विमर्शी चिंतन वो विधि है, वो पद्धति है जिसमें वार्तालाप के साथ साथ गलत तथ्यों व आंकड़ों को त्यागने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इस विधि को दोस्तों उपयुक्त माना गया है। अब थोड़ी सी चर्चा अपन विमर्शी चिंतन के बारे में करेंगे कि विमर्शी चिंतन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों विमर्शी चिंतन है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक विमर्शी चिंतन में छात्र अध्यापक की सहायता से समस्या से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करके संश्लेषण करते हुए समाधान करते हैं दोस्तों। यानी तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण करते हुए समाधान करते हैं। तो इससे आपके दिमाग में आ रहा होगा आगमन विधि जो होती है ना दोस्तों, उसमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अर्थात तथ्यों का विश्लेषण करते हुए एक सामान्य संश्लेषण के माध्यम से एक सामान्य नियम निकाला जाता है, वही प्रोसेस यहाँ पर है। तो विमर्शी चिंतन का जो पहला रूप है वो आगमन विधि आधारित होता है दोस्तों। छात्र अध्यापक की सहायता से समस्या के समाधान से संबंधित तथ्य जो एकत्रित किए गए हैं, जो तथ्य हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण करते हुए संश्लेषण के माध्यम से, विश्लेषण का मतलब दोस्तों बिखेरना होता है, संश्लेषण का मतलब होता है समेटना या इकट्ठा करना। तो तथ्यों को एकत्रित करके फिर समस्या का समाधान किया जाता है, अर्थात आगमन विधि आधारित विमर्शी चिंतन। और जो दूसरा रूप होता है ना दोस्तों, उसमें छात्र अध्यापक की सहायता से उदाहरणों द्वारा पुष्टि करते हुए समस्या का समाधान करते हैं, अर्थात निगमन विधि आधारित विमर्शी चिंतन। तो सामान्यतः विमर्शी चिंतन दो प्रकार का होता है, एक आगमन विधि आधारित और दूसरा दोस्तों निगमन विधि आधारित। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान में आगमन व निगमन दोनों विधियों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक जो आपने पढ़ा एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। समस्या समाधान में समस्या का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, अभिप्राय होता है अनुत्तरित प्रश्न या प्रकरण। फिर बात आती है कि इस विधि के संबंध में सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया, तो जवाब होगा दोस्तों यूनानी दार्शनिक सुकरात के द्वारा समस्या समाधान पर सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया। फिर बात आती है कि समस्या समाधान विधि के वास्तविक प्रतिपादक कौन माने जाते हैं या किस समुदाय को समस्या समाधान विधि के विकास का श्रेय दिया जाता है, तो दोस्तों वो गेस्टाल्टवादियों को दिया जाता है। फिर बात की थी आपने कि समस्या समाधान जो है, इस समस्या समाधान विधि में अध्यापक सबसे पहले अपने अनुभव के आधार पर छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत करेगा, फिर छात्र अपनी योग्यता अपनी क्षमता के अनुसार उस समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। फिर बात की थी कि सामान्य तौर पर हम समस्या समाधान के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो है प्रयत्न व भूल पद्धति। लेकिन यहाँ पर अपन ने बात की कि यह पद्धति उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें गलत तथ्यों को छोड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी, तो जवाब होगा दोस्तों अपना विमर्शी चिंतन। क्यों होगी, तो इसका कारण मैंने आपको बताया कि विमर्शी चिंतन में वार्तालाप के साथ साथ
गलत तथ्यों व सूचनाओं को त्यागने की क्षमता पाई जाती है, शक्ति पाई जाती है। इसलिए विमर्शी चिंतन को समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। फिर बात की विमर्शी चिंतन होता कितने प्रकार का है, तो मुख्यतः विमर्शी चिंतन दो प्रकार का होता है। एक पहला तरीका होता है छात्र अध्यापक की सहायता से तथ्यों का विश्लेषण करके संश्लेषण करते हुए समस्या का समाधान करते हैं, अर्थात आगमन विधि आधारित विमर्शी चिंतन। और दूसरा उदाहरणों के द्वारा पुष्टि करते हुए समस्या का समाधान करते हैं, अर्थात निगमन विधि आधारित विमर्शी चिंतन। अब उसके बाद अपन दोस्तों बात करेंगे कि समस्या होती कितने प्रकार की है। तो दोस्तों समस्या का वर्गीकरण हम मुख्यतः दो आधार पर पढ़ सकते हैं। एक तो छात्रों के मत के आधार पर, और दोस्तों दूसरी समय के आधार पर। छात्रों के मत के आधार पर दोस्तों समस्या दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी समस्या जिसके समाधान के लिए छात्रों के मत को शामिल किया जाता है, और दूसरी ऐसी समस्या जिसके समाधान के लिए छात्रों के मत को शामिल नहीं किया जाता। इनमें से अगर अपन बात करें कि छात्रों के मत के आधार पर जो समस्या के दो भेद हैं, एक तो ऐसी समस्या जिसमें छात्रों के मत शामिल हैं, और एक ऐसी समस्या जिसमें छात्रों के मत शामिल नहीं किए जाते। इन दोनों में से उपयुक्त कौन सी है, तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब होगा कि वो समस्या अधिक उपयुक्त मानी जाएगी जिसमें छात्रों के मत को शामिल किया जाता है। क्योंकि इसके कारण छात्रों की तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होता है। फिर बात करें समय के आधार पर समस्या के भेद, तो दोस्तों समय के आधार पर समस्या तीन प्रकार की होती है। एक तो ऐतिहासिक समस्या, प्राचीन समस्या यानी ऐतिहासिक समस्या, और दूसरी ऐसी ऐतिहासिक समस्या जिसका समाधान वर्तमान समय में उपयोगी है। ऐतिहासिक को आप दो भागों में बांटकर पढ़ लें, एक तो ऐतिहासिक समस्या और दूसरी ऐसी ऐतिहासिक समस्या जिसका समाधान वर्तमान समय में उपयुक्त है, उपयोगी है, और तीसरी पूर्णतः नवीन समस्या। तो समय के आधार पर दोस्तों समस्या को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। इसके तीन भेद होंगे, ऐतिहासिक समस्या, दूसरी ऐतिहासिक समस्या जिसका समाधान वर्तमान समय में उपयोगी है, और तीसरी पूर्णतः नवीन समस्या। तो ये हैं समस्या के भेद। अब उसके बाद बात करें कि एक अच्छी समस्या में क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी हम चर्चा करेंगे समस्या के गुणों की। यहां याद रखना दोस्तों, अपन समस्या समाधान विधि के गुण नहीं पढ़ रहे, एक अच्छी समस्या में क्या गुण होने चाहिए। तो दोस्तों समस्या का मतलब आपने पढ़ा, समस्या का मतलब होता है अनुत्तरित प्रश्न, और उस अनुत्तरित प्रश्न का जवाब छात्र को देना होता है। छात्र जवाब तभी दे पाएगा जब वह उस प्रश्न को ठीक प्रकार से समझ जाएगा। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति उस कार्य को भली प्रकार से कर सकता है जब उसे ये पता चल जाए कि उसे करना क्या है। तो इसलिए समस्या भी ऐसी होनी चाहिए, समस्या का प्रस्तुतिकरण इतना स्पष्ट होना चाहिए कि छात्र को ये पता चल जाए कि उसे क्या कार्य करना है। तो पहला जो समस्या का, अच्छी समस्या का गुण है दोस्तों, वो है प्रस्तुतिकरण स्पष्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि छात्रों को यह पता चल सके कि उसे क्या कार्य करना है, किस समस्या का समाधान करना है। दूसरी बात दोस्तों, कोई भी व्यक्ति उस कार्य को ठीक ढंग से करेगा जिस कार्य के लिए उसको थोड़ा बहुत पहले से ज्ञान हो। अगर उस कार्य का पूर्व ज्ञान नहीं है तो उस कार्य की सफलता का आंकलन संभव नहीं हो सकता। अपन ये नहीं मान सकते कि कार्य सफल हो जाएगा, वो तभी संभव होगा जब उस कार्य के करने का पूर्व में थोड़ा बहुत अनुभव हमारे पास हो। अर्थात छात्र समस्या का समाधान तभी कर पाएगा जब उस समस्या का संबंध कुछ हद तक छात्रों के पूर्व ज्ञान से हो,
तो दूसरा अच्छी समस्या का गुण होगा दोस्तों, समस्या छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। पहला गुण तो हो गया समस्या का प्रस्तुतिकरण स्पष्ट हो। अच्छी समस्या का दूसरा जो गुण होगा वो होगा समस्या है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। इसके अलावा दोस्तों समस्या वैध होनी चाहिए। यहाँ समस्या वैध होने का मतलब है समस्या पाठ्यक्रम के समानांतर होनी चाहिए, अर्थात समस्या का संबंध विषय वस्तु या पाठ्यक्रम से होना चाहिए। तो समस्या का तीसरा अच्छी समस्या का गुण हो जाएगा वैधता, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं समस्या पाठ्यक्रम के समानांतर होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन चौथे गुण की बात करें कि एक अच्छी समस्या का इनके अलावा और कौन सा गुण होगा, तो दोस्तों समस्या वही अच्छी होगी जो शैक्षिक मूल्यों पर आधारित होगी, अर्थात समस्या शैक्षिक मूल्यों से युक्त होनी चाहिए। तो चौथा जो गुण बना, देखो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण स्पष्ट हो, यानी छात्रों की समस्या भली प्रकार से समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, समस्या छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा, समस्या वैध होनी चाहिए, उसमें वैधता का गुण होना चाहिए, अर्थात समस्या पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए, वह पाठ्यक्रम के समानांतर होनी चाहिए। चौथा गुण है समस्या शैक्षिक मूल्यों से युक्त होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो अच्छी समस्या का गुण है कि समस्या व्यवहारिक और उपयोगी होनी चाहिए, व्यवहारिक व उपयोगी होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो छात्र उसी समस्या के समाधान में रुचि लेंगे जिसका संबंध छात्रों की रुचि से है, क्योंकि दोस्तों मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है, मानव उस कार्य को करने में आनंद की अनुभूति करता है जो उसकी रुचि का हो, यानी जिसमें वो रुचि लेता हो, उस कार्य को करके मानव को आनंद की अनुभूति होती है। तो जो छठवां गुण होगा समस्या छात्रों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन प्राइमरी कक्षा के छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत कर रहे हैं या अपर प्राइमरी स्तर के छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत कर रहे हैं या सेकेंडरी लेवल पर, तो वहां पर छात्रों के मानसिक स्तर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 10वीं के लेवल की समस्या 5वीं वालों पर थोप दें, या 5वीं के लेवल की समस्या है वो आप 10वीं वालों को दे रहे हैं, तो वहां पर वो अत्यधिक सरल होगी और 5वीं वालों के लिए 10वीं वाली अत्यधिक कठिन होगी। तो यहाँ पर ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। तो जो 7वां गुण आएगा दोस्तों वो हो जाएगा समस्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगले गुण की बात करें तो देखो जैसे प्रस्तुतिकरण स्पष्ट हो, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, इसके अलावा समस्या वैध हो, समस्या शैक्षिक मूल्यों से युक्त हो, समस्या व्यवहारिक और उपयोगी हो, समस्या छात्रों की रुचि पर आधारित हो, समस्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। इसके अलावा दोस्तों समस्या है उसमें मौलिकता भी होनी चाहिए, यानी समस्या है वो मौलिकता से युक्त हो। इसके अलावा समस्या में नवीनता भी होनी चाहिए। इसके अलावा समस्या ऐसी हो कि छात्र उस समस्या के समाधान के लिए उसके दिमाग में हलचल उत्पन्न हो जाए, यानी समस्या परिकल्पना जन्य होनी चाहिए, परिकल्पना जन्य होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दोस्तों समस्या है वो छात्रों के भावी जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, ताकि वह अपने भावी जीवन में उस समस्या के समाधान का जो कार्य वो यहाँ कर रहा है उसका लाभ वो भावी जीवन में उठा सके। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो समस्या तार्किक होनी चाहिए,
समस्या ऐसी हो जिसके समाधान के लिए तर्क व चिंतन की आवश्यकता हो, अर्थात समस्या तार्किक होनी चाहिए। ये समस्त गुण एक अच्छी समस्या में आप मान सकते हैं। पहला दोबारा देख लें इसे, समस्या का प्रस्तुतिकरण स्पष्ट हो ताकि छात्र उस समस्या को समझ सकें, ताकि उस समस्या का निदान वो या हल ढूंढ सके। दूसरा, समस्या छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा गुण पढ़ा आपने दोस्तों, समस्या वैध होनी चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए या पाठ्यक्रम के समानांतर होनी चाहिए। चौथा गुण पढ़ा, समस्या शैक्षिक मूल्यों से युक्त होनी चाहिए। उसके बाद समस्या व्यवहारिक और उपयोगी होनी चाहिए। समस्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। समस्या में मौलिकता विद्यमान होनी चाहिए। समस्या में नवीनता का गुण होना चाहिए। समस्या तार्किक होनी चाहिए। समस्या है वो परिकल्पना जन्य होनी चाहिए। इसके अलावा समस्या है वो छात्रों की रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। और लास्ट गुण आपने पढ़ा दोस्तों, समस्या छात्रों के भावी जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। ये एक अच्छी समस्या के प्रमुख गुण हैं। अब उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के मुख्य चरण के कौन कौन से हैं। याद रखना दोस्तों, यहां पर भी अपन समस्या समाधान विधि के पदों की बात नहीं कर रहा मैं। समस्या के समाधान की जो प्रक्रिया है, एक समस्या को हल करने के लिए जिन चरणों का, जिस प्रक्रिया का अपना अनुसरण करते हैं, उस प्रक्रिया को अपन कितने भागों में, कितने पदों में बांट सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न आता है समस्या समाधान के चरण। तो दोस्तों, समस्या समाधान प्रक्रिया को है ना, वो मुख्यतः अपन 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। समस्या समाधान के चरण। और दोस्तों, यहां आपको पता है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया को हम 5 पदों में विभाजित कर सकते हैं, 5 चरणों में। सबसे पहला जो चरण होता है दोस्तों, उसे आकुलता कहा जाता है। आकुलता, आकुलता या उत्सुकता, किस चीज की, समस्या को जानने की आकुलता। पहला पद है आपका समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण है आकुलता। यहाँ आकुलता का अभिप्राय है छात्रों में समस्या को जानने की आकुलता होनी चाहिए। दूसरा जो पद है दोस्तों, वो है आपका परिभाषा या अर्थ स्पष्ट करना। यहाँ परिभाषा का मतलब है समस्या का अर्थ स्पष्ट करना। तीसरा पद है दोस्तों अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब खोज या अनुसंधान से ले सकते हैं अपन, यानी जो समस्या अध्यापक द्वारा प्रस्तुत की गई, उस समस्या के समाधान के लिए अपन जो तथ्य व आंकड़ों की खोज करते हैं, उन तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित करते हैं दोस्तों, वो कार्य अन्वेषण कहलाता है। चौथा पद है दोस्तों, जो अपन ने तथ्य या आंकड़े खोजे या एकत्रित किए, उन एकत्रित आंकड़ों के आधार पर समस्या के समाधान का अनुमान लगाना, यानी परिकल्पना का निर्माण करना, वो चौथा पद होगा दोस्तों, अनुमान। और समाधानात्मक अनुमान के बाद समस्या का समाधान करना, अर्थात निष्कर्ष निकालना या मूल्य का निर्धारण करना। दोस्तों, ये समस्या समाधान प्रक्रिया का अंतिम पद होगा निष्कर्ष या मूल्य निर्धारण। दोबारा देखें, समस्या समाधान प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो अपना जवाब होना चाहिए 5 चरण होते हैं। पहला आकुलता, जिसका अभिप्राय है समस्या को जानने की आकुलता। दूसरा है परिभाषा, जिसका अभिप्राय है समस्या का अर्थ स्पष्ट करना। तीसरा चरण है अन्वेषण, जिसका अभिप्राय है समस्या समाधान हेतु तथ्य व आंकड़ों की खोज व उनका एकत्रीकरण करना। चौथा है अनुमान, एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर समस्या के समाधान का अनुमान लगाना या परिकल्पना का निर्माण करना। और लास्ट 5वां है दोस्तों निष्कर्ष या मूल्य निर्धारण, यानी समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना या समस्या का समाधान करना। दोस्तों, कुछ विद्वान ऐसे हैं
जो इस समस्या समाधान प्रक्रिया के केवल 3 ही चरण मानते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि सामान्यतः समस्या समाधान प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसके दोस्तों 3 चरण हैं, और वो 3 चरण मानने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं उनके अनुसार वो 3 प्रमुख चरण हैं कौन से। सबसे पहला चरण होता है दोस्तों समस्या का परिचय, समस्या का परिचय। इसके बाद दूसरा चरण होता है दोस्तों समस्या पर कार्य, और दोस्तों तीसरा चरण होता है समापन कार्य या समाधान। तो कुछ विद्वानों के अनुसार समस्या समाधान प्रक्रिया के केवल दोस्तों 3 ही चरण होते हैं, और वो 3 चरण कौन कौन से हैं। समस्या का परिचय, समस्या पर कार्य, और तीसरा है समाधान या समापन कार्य। अब अपन बात करेंगे कि समस्या समाधान विधि के कितने चरण होते हैं। ये तो समस्या समाधान प्रक्रिया की बात की थी, शिक्षण विधि के रूप में समस्या समाधान विधि है, उसके कितने पद या सोपान होते हैं। विधि के चरण या सोपान। तो दोस्तों समस्या समाधान विधि की प्रक्रिया को हम मुख्यतः 7 पदों में विभाजित कर सकते हैं। इसको आराम से आप समझना। सबसे पहले अध्यापक क्या करता है इस विधि में दोस्तों, समस्या प्रस्तुत करता है किसके सामने, छात्रों के सामने। तो समस्या प्रस्तुत करने से पहले अध्यापक को पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के पर आधारित समस्या का चयन करना होगा। तो समस्या समाधान विधि का दोस्तों पहला चरण होता है समस्या का चयन। ठीक है, सबसे पहले अध्यापक विषय वस्तु पर आधारित उपयुक्त समस्या का चयन करेगा। इसके बाद वह चयन की गई समस्या को छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा। अर्थात दोस्तों दूसरा पद आता है समस्या का प्रस्तुतिकरण। समस्या का चयन अध्यापक द्वारा किया जाएगा, समस्या का प्रस्तुतिकरण भी छात्रों के सामने अध्यापक करेगा। इसके बाद तीसरा जो चरण है दोस्तों उसका संबंध छात्रों से है। अध्यापक छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत करने के बाद छात्रों को समस्या समाधान कार्य करने के लिए बोलेगा, और छात्र हैं वो समस्या समाधान के लिए तथ्यों को एकत्रित करेंगे। यानी तीसरा पद आता है दोस्तों तथ्यों का एकत्रीकरण, और ये कार्य छात्रों के द्वारा किया जाएगा। याद रखना दोस्तों, समस्या समाधान विधि में अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक या सहयोगी के रूप में होती है। इसलिए छात्र तथ्यों को एकत्रित करते समय, आगे परिकल्पना का निर्माण करते समय या समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वह आवश्यकता होने पर अध्यापक से उचित परामर्श भी प्राप्त कर सकता है। तो तीसरा जो पद है दोस्तों वो है तथ्यों का एकत्रीकरण। फिर उसके बाद जो तथ्य समस्या समाधान के लिए एकत्रित किए गए उन तथ्यों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा। तो चौथा पद होगा परिकल्पना का निर्माण। एक समस्या के समाधान के लिए दोस्तों अपने दिमाग में अनेक विचार हो सकते हैं कि इस समस्या का समाधान ये भी हो सकता है, शायद इसका समाधान ये भी हो सकता है, शायद इसका समाधान ये भी हो सकता है। उनको अपन परिकल्पना कहेंगे, लेकिन वो सारी परिकल्पनाएं वास्तविक समाधान नहीं होती। इसलिए परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद छात्र को एक समाधानात्मक निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। पांचवा जो पद होता है दोस्तों वो होता है समाधानात्मक निष्कर्ष तक पहुंचना, या समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना। समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद दोस्तों उस समस्या का जो समाधान आपने ढूंढा है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी छठवां पद होगा दोस्तों मूल्यांकन, और उसके बाद सातवां जो पद होगा वो भविष्य के लिए होगा, यानी रिकॉर्ड रखना या आलेखन कार्य।
इसे आप आलेखन कार्य भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से समस्या समाधान जो विधि है आपकी, उस समस्या समाधान विधि की प्रक्रिया को हम 7 पदों में 7 सोपानों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले अध्यापक है वो विषय वस्तु के अनुरूप उपयुक्त समस्या का चयन करेगा, फिर वह उस समस्या को स्पष्ट रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा, फिर छात्र समस्या समाधान के लिए तथ्यों की खोज व उन तथ्यों को एकत्रित करेंगे, इसे आप अन्वेषण भी कह सकते हो दोस्तों। उसके बाद जो तथ्य एकत्रित किए गए उनके आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाएगा, फिर उन बनाई जो परिकल्पनाएं अपन ने निर्मित की उनमें से उपयुक्त परिकल्पना का चयन अर्थात समाधानात्मक निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन होगा और सबसे लास्ट में रिकॉर्ड रखना या आलेखन कार्य होगा। यह है समस्या समाधान विधि के प्रमुख पद या सोपान। अब उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे समस्या समाधान के तरीके। तो सामान्यतः समस्या समाधान के लिए हम 3 तरीकों को अपनाते हैं। अब वो 3 तरीके हैं कौन से? इन तीनों तरीकों में दोस्तों कुछ बातें कॉमन हैं। जैसे तरीका नंबर अगर अपन एक बात इसे 1 नंबर दे दें, इसे 2 नंबर बोल दें, इसे बोल दें तरीका नंबर 3। पहले समस्या समाधान के पहले तरीके पर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले अध्यापक समस्या प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम अध्यापक क्या करेगा? समस्या प्रस्तुत करेगा। उसके बाद वह कक्षा को विभिन्न दलों में विभाजित करता है, यानी समस्या प्रस्तुत करने के बाद कक्षा को विभिन्न दलों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद सभी जो दल हैं वो समस्या समाधान हेतु कार्य करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे और उसके बाद में अंत में सभी दल एक जगह बैठकर सामूहिक निर्णय लेते हैं। ये तो है पहला तरीका। दोबारा देखना, इसे आराम से समझना। सबसे पहले अध्यापक छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत करेगा, फिर कक्षा को विभिन्न दलों में विभाजित किया जाता है और ये छात्रों के जो अनेक दल बनाए गए हैं वो सभी दल अलग अलग रूप से समस्या समाधान का कार्य करते हैं। फिर सारे दल एक जगह बैठकर अपने द्वारा किए गए समाधानों पर विचार विमर्श के बाद सामूहिक निर्णय लेते हैं। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जैसे अध्यापक सबसे पहले समस्या प्रस्तुत करेगा, उसके बाद कक्षा को दलों में विभाजित करेगा। यहाँ तक तो दोनों तरीके हैं वो कॉमन नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों दोनों में मूल अंतर देखना। यहाँ जो सभी दल थे ना पहले तरीके में, वो संपूर्ण समस्या के समाधान पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दल है ना दूसरे तरीके में, ये संपूर्ण समस्या के समाधान पर कार्य नहीं करते, बल्कि सभी अलग अलग दल हैं वो समस्या के अलग अलग पहलू पर कार्य करते हैं और फिर एक जगह बैठकर वही तरीका सामूहिक निर्णय लेते हैं। यहाँ सभी दल समस्या के संपूर्ण समस्या के समाधान पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर अंतर क्या है? विभिन्न जो दल हैं वो समस्या के अलग अलग पहलू पर, पूरी समस्या पर कार्य न करके समस्या के पहलू विशेष पर कार्य करते हैं और फिर अंत में एक जगह बैठकर सामूहिक निर्णय लेते हैं। तरीका नंबर 3 अगर देखा जाए तो इसमें समस्या जो है उनकी संख्या अधिक होती है। यहाँ समस्या केवल एक थी, यहाँ भी समस्या केवल एक थी, चाहे दल भले ही अनेक हों। यहाँ पर क्या होता है तीसरे तरीके में दोस्तों, शिक्षक छात्रों के सामने विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत करता है, फिर कक्षा को विभिन्न दलों में विभाजित कर देता है और सभी जो दल हैं वो अलग अलग समस्या के समाधान पर कार्य करते हैं। फिर सभी दल एक जगह इकट्ठे होकर अपने द्वारा जिस समस्या का समाधान किया गया है वो दल क्रमबद्ध रूप से एक एक दल करके उस समस्या का समाधान सभी छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा तरीका है ना वो दोस्तों कम समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि
जितने समय में यहाँ दोनों तरीकों में दोस्तों एक ही समस्या का समाधान हो रहा है ना, उतने ही वक्त में यहाँ पर एक से अधिक समस्याओं का समाधान हो रहा है। कैसे भाई? समस्याएं अनेक होंगी, जितनी समस्याएं होंगी लगभग उतने ही दल हैं वो कक्षा में विभाजित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक दल अलग अलग समस्या का समाधान करेगा, यानी एक दल को केवल समस्या का समाधान तो एक का ही करना है, लेकिन अनेक समस्याओं के समाधान उसको सुनने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दल अपना जो समाधान है ना वो सभी छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा। तो ये जो तीसरा तरीका है वो निर्धारित समय में या कम समय में पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों याद रखें, समस्या समाधान के लिए कितने तरीके अपनाए जाते हैं? 3। पहले तरीके में अध्यापक समस्या प्रस्तुत करेगा, कक्षा को विभिन्न दलों में विभाजित करेगा, सभी दल समस्या समाधान पर अलग अलग कार्य करेंगे, फिर एक जगह बैठकर सामूहिक निर्णय लेंगे। दूसरा तरीका है अध्यापक कक्षा के सम्मुख समस्या प्रस्तुत करेगा, फिर कक्षा को विभिन्न दलों में विभाजित करेगा, विभिन्न दल समस्या के अलग अलग पहलू पर कार्य करेंगे, फिर एक जगह बैठकर सामूहिक निर्णय लेंगे। तीसरा तरीका है अध्यापक अनेक समस्याएं प्रस्तुत करेगा, अलग अलग दल अलग अलग समस्या पर कार्य करेंगे और सभी दल एक जगह बैठकर प्रत्येक दल अपने द्वारा समस्या का जो समाधान किया गया वो अन्य दलों के सामने, सभी छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए कम समय में पाठ्यक्रम कराने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो दोस्तों वो होगा तीसरा तरीका। अब हर विधि की तरह आपको समस्या समाधान विधि के गुण और दोषों की विवेचना करनी है। तो जो आपने इससे पहले 2 विधियां पढ़ी, ह्यूरिस्टिक विधि और प्रयोगशाला विधि, गुणों में दोस्तों लगभग विधियों में वही गुण रिपीट होते हैं और ज्यादातर वही गुण इस समस्या समाधान विधि में हैं जो आपने उन दोनों विधियों में पढ़े। जैसे समस्या समाधान विधि है ना, वो भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें छात्र सक्रिय रहकर सीख रहा है, यह छात्रों की क्रियाशीलता पर आधारित है, इसमें तर्क व चिंतन का समावेश है, ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांतों व सूत्रों पर आधारित है। इसलिए दोस्तों समस्या समाधान विधि है ना, वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो समस्या समाधान विधि क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, अर्थात इसमें वैज्ञानिकता का गुण भी है, यह वैज्ञानिक विधि भी है। तो दूसरा गुण क्या हो जाएगा दोस्तों? यह वैज्ञानिक विधि है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें छात्र सक्रिय रहकर सीख रहा है, इसलिए सीखा हुआ ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा। तो तीसरा गुण हो गया, छात्र सक्रिय रहकर सीखते हैं। चौथा गुण हो जाएगा, इसलिए इस विधि द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसके अलावा इस विधि में समस्या का समाधान खुद छात्र कर रहा है, अर्थात छात्र स्वयं समस्या का समाधान करना भी दोस्तों सीख जाता है। इसके अलावा समस्या समाधान के लिए छात्र है वो तथ्यों की खोज भी कर रहा है, उन तथ्यों को एकत्रित भी कर रहा है, अर्थात छात्र है ना वो इस विधि के द्वारा शिक्षण से तथ्यों का खोज करना, उन तथ्यों को एकत्रित करना सीख जाएगा। इसके बाद अपन बात करें तो उन खोजे गए तथ्यों का वो निरीक्षण करेगा और उनके आधार पर वह परिकल्पना का निर्माण करता है, अर्थात इस विधि के द्वारा छात्रों में निरीक्षण व तर्क शक्ति का विकास भी होगा। इसके अलावा इस विधि से शिक्षण से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होगा। अगर अपन बात करें तो इसमें एक दल में अनेक छात्र होते हैं और सारे छात्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस विधि के द्वारा शिक्षण से छात्रों में मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास होगा, अर्थात छात्रों में परस्पर सहयोग व सद्भावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास होगा। कहने का मतलब यह विधि छात्रों में सामाजिकता के विकास में भी सहायक है। इसके अलावा यह विधि छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करती है। इसके अलावा अपन बात करें तो इससे छात्रों में आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है। और लास्ट गुण की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इस विधि में जैसा आपने पढ़ा कि समय के आधार पर समस्या 3 प्रकार की होती है, एक ऐतिहासिक समस्या, दूसरी ऐतिहासिक समस्या जिसका समाधान आज के समय में उपयोगी है, और तीसरी है पूर्णतः नवीन समस्या। तो यहाँ जो दूसरे प्रकार की समस्या आपने पढ़ी, ऐसी ऐतिहासिक समस्या जिसका समाधान आज के समय में उपयोगी है। तो कहने का मतलब कुछ समस्याएं ऐसी प्राचीन समस्याएं भी होती हैं, ऐतिहासिक समस्याएं भी होती हैं जिनका समाधान आज के समय में उपयोगी होता है। कहने का मतलब इस विधि द्वारा छात्र नवीन संदर्भ में पुराने तथ्यों का प्रयोग करना सीख जाता है। नवीन संदर्भ में पुराने तथ्यों का, प्राचीन तथ्यों का
प्रयोग करना सीख जाता है। ये तो हो गए इस विधि के गुण। इसके बाद बात करें दोष की, तो लगभग वही दोष दो कल और परसों के वीडियो में आपने प्रयोगशाला विधि या ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़े, लगभग वही दोष आएंगे। जैसे इस विधि में समय और धन दोनों का अपव्यय होता है, यानी समय और धन दोनों ज़्यादा खर्च होते हैं। इस विधि में प्रयोगों पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए छात्र यंत्रवत कार्य करता है, उसमें कार्य करने की जो मौलिक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा समस्या समाधान विधि से विषय वस्तु के सभी प्रकरणों का अध्ययन संभव नहीं होता। कहने का मतलब समस्या समाधान विधि से निरंतर व क्रमिक अध्ययन संभव नहीं है। इसके अलावा यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है और बड़े छात्र समूह वाली कक्षाओं के लिए भी उपयोगी नहीं है। इसके अलावा इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का दोस्तों अभाव होता है। इस विधि के लिए योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जिनकी भारत जैसे देशों में कमी है। इसके अलावा अपन बात करें तो इस विधि में स्वयं छात्र समाधान कर रहा है, अगर समाधान गलत भी हो, परिणाम गलत भी हो, तो छात्र में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अर्थात इस विधि का एक मुख्य दोष है कि गलत परिणाम की स्थिति में भी भ्रम बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों छात्र जब समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो सही या गलत या आंशिक रूप से सही हो, फिर भी उनमें झूठा घमंड उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इस विधि से छात्रों में मिथ्याभिमान जो है वो उत्पन्न होता है, मिथ्याभिमान उत्पन्न हो जाता है। और लास्ट बात अगर अपन बात करें तो इस विधि से प्राप्त जो ज्ञान है ना, उसमें एकजुटता नजर नहीं आती। इस विधि से प्राप्त ज्ञान बिखरा बिखरा सा नजर आता है। यह है दोस्तों आपकी समस्या समाधान विधि। कल अपन अगली विधि जिस पर चर्चा करेंगे दोस्तों वो विधि होगी अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें मैं छोटा सा आपको बताऊं उससे पहले, अभिकर्मित का मतलब होता है दोस्तों टुकड़ों में विभाजित करना, और अनुदेशन का मतलब होता है सीखना, यानी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर सीखना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अभिकर्मित अनुदेशन। सामान्यतः अभिकर्मित अनुदेशन के कितने रूप हैं, वर्तमान में अभिकर्मित अनुदेशन के कितने रूप हैं, तो मुख्यतः 3 रूप होते हैं। आज अभिकर्मित अनुदेशन के मुख्यतः 5 अनुरूपों का अनुसरण किया जाता है। वो कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम कल के